मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के लिए आम जनता से जुड़े कई अहम फैसले। बीजेपी बिजली सब्सिडी को यथावत जारी रखने का लिया फैसला। दिल्ली की द्वारका कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी पर बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद। कोर्ट परिसर में कई सुरक्षा। दिल्ली की रोहिणी में दो नाबालिग कार चालक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। स्कूटी सवार दोनों व्यक्ति हुए घायल। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इस दौरान देश के दोनों दिग्गजों के बीच में कई मुद्दों के लेकर बातचीत हुई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सीएम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिजली सब्सिडी को यथावत जारी रखने का फैसला लिया है, जिससे राजधानी के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहेगी। और साथ ही इस बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया है। जब तक नई नीति लागू नहीं होती, मौजूदा ईवी नीति पूरी तरह से प्रभावी रहेगी। साथ ही जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि दिल्ली में ऑटो सेवाओं को बंद किए जाने को लेकर जो भी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह से निराधार और असत्य हैं। दिल्ली सरकार पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी और सुदृढ़ ईवी नीति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल दिवस के अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की और इसकी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और सादगीपूर्ण जनजीवन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजधानी दिल्ली में सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के राज्य दिवस आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मेरे कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे और साथ ही सीएम ने हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को लेकर दिल्ली कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई और बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैंने अपने कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद जी से साथ मिलकर मीडिया को इस नीतिगत चर्चा में जो लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी है। और दिल्ली में ऑटो को बंद करने के लिए कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये सब निराधार है। ईवी नीति दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के प्रति जागरूक और भविष्य की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम है। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली वासियों के स्वच्छ, सुलभ और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। दिल्ली के लिए ईवी पॉलिसी के ऊपर गहन चिंतन किया हमारा पूरी मंत्रिमंडल टीम ने। आदरणीय मुख्यमंत्री और सब मंत्रियों मिलकर कोई भी ऑटो स्कूटर जो अखबारों में आ रहा था, कोई बंद नहीं हो रहा, सब चालू रहेगा। दिल्ली के अंदर क्या क्या और अच्छी सुविधा दी जा सकती है, उसके ऊपर हमारा मंत्रालय, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब चिंता कर रहे हैं। और आगे इन फ्यूचर कुछ भी जो होगा इन्होंने पॉलिसी पे, वो आपके बीच में लेकर आएंगे हम। अभी आपके लिए सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि कोई भी ऑटो जो अखबारों में किसी के माध्यम से आया, ऑटो तो कोई भी गाड़ियां। केसरी फिल्म के स्क्रीनिंग में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता ने फिल्म केसरी चैप्टर 2 देखने के बाद में कहा कि देशभक्ति, शौर्य और बलिदान की भावना को अत्यंत प्रभावशाली और मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। हर दृश्य गौरव और प्रेरणा से परिपूर्ण है। फिल्म के लिए अक्षय कुमार, माधवन और केसरी चैप्टर 2 की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म स्क्रीनिंग निमंत्रण के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का आभार। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सचिवालय में अभिनेता अक्षय कुमार से सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई है। इस दौरान उनके साथ सकारात्मक चर्चा भी हुई। देशभक्ति की भावना से भरपूर उनकी फिल्म केसरी चैप्टर 2 आने वाले समय की एक प्रेरणादायक फिल्म होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मेरे कैबिनेट के साथी भी उपस्थित रहे।
दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी पर फैसला लिया है। एक विशेष प्रस्ताव में दिल्ली कैबिनेट ने किसानों के लिए सब्सिडी, 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लिए सब्सिडी, वकीलों के चैम्बर और मौजूदा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया गया है। यह 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों और वकीलों के लिए एक बड़ा फैसला है। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि दिल्ली सरकार सब्सिडी बंद कर देगी। दिल्ली कैबिनेट के इस फैसले से यह दुष्प्रचार बंद हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि सुघोषित बेरोजगार नेता हर दिन ऐसे झूठ फैलाते रहेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी गति से काम करेगी और ऐसे सभी झूठों को रद्द करेगी। कैबिनेट ने बिजली सब्सिडी के ऊपर अपना निर्णय किया है। आज एक स्पेशल प्रपोजल जो किसान भाइयों के लिए सब्सिडी, 1984 के सिख रॉयट विक्टिम्स के लिए सब्सिडी, वकीलों के चैम्बर को मिलने वाली सब्सिडी और एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की सब्सिडी को जारी रखने का फैसला दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने किया है। 1984 के सिख विक्टिम्स, रॉयट विक्टिम्स के लिए, वकीलों के लिए ये एक बड़ा हमारा फैसला है। जो एक दुष्प्रचार लगातार किया जा रहा था कि दिल्ली सरकार सब्सिडी बंद कर देगी, दिल्ली सरकार सब्सिडी बंद कर देगी, जैसा अभी पंकज जी ने आपको बताया कि एक दुष्प्रचार ऑटो के बारे में किया जा रहा था, उन माननीय मंत्री जी ने उसकी स्पष्टता की। आज दिल्ली सरकार के इस कैबिनेट के फैसले से सब्सिडी, इन 4 कैटेगरीज की सब्सिडी जारी रखने के फैसले से इस दुष्प्रचार का भी अंत होता है। आप लोगों को यह समझ लेना चाहिए, स्वघोषित बेरोजगार नेता रोज इस तरह का कुछ न कुछ झूठ चलाते रहेंगे, मगर दिल्ली सरकार अपनी गति से काम करते हुए वक्त के साथ इन सब झूठों को निरस्त कर देगी। आपके समक्ष आज के कैबिनेट के फैसले से ये स्पष्टता होती है। बहुत धन्यवाद। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका कोर्ट में आज सुबह अफरा तफरी मच गई जब कोर्ट में बम लगाए जाने की धमकी मिली। ये धमकी कोर्ट की मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट श्रेया अग्रवाल के ईमेल पर भेजी गई थी। ईमेल में लिखा था कि द्वारका कोर्ट में एक आरडीएक्स बम छिपाकर लाया गया है। ये जानकारी मिलते ही कोर्ट पर सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने तुरंत पुलिस और अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कोर्ट को तुरंत खाली कराया गया और तलाशी ली गई। साथ ही पूरे कोर्ट परिसर की जांच की गई। करीब 2 घंटे तक चली जांच के बाद में कोई बम या संदिग्ध चीज नहीं मिली। पुलिस ने कहा कि वे इस धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं। ईमेल किसने और कहां से भेजा है, इसकी जांच साइबर टीम जो है कर रही है। कोर्ट परिसर में अब सुरक्षा और कड़ी कर दी जाएगी। कॉल मिली 2 बजे के आसपास, तो हमें ये इतला मिली कि कोर्ट में ऐसे ऐसे बम की इतला है। हम तो अलर्ट ही रहते हैं 24 घंटे, वर्ल्ड ड्यूटी अलर्ट की है। तो हम यहाँ आए तो अंदर सर्चिंग चल रही है, डॉग स्क्वाड आ रहा है, वो अपने कर रहे हैं काम। हमारा काम आग बुझाना, यहाँ का कुछ ऐसा कुछ है नहीं। जितना हमें पता था हमने आपको बता दिया। अब हम वैसे अलर्ट पे रहने के लिए बोले, अलर्ट तो हम 24 घंटे रहते ही, हमारा काम ही यही है, जान माल की रक्षा करना। हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह को हनुमान मंदिर होने का दावा किया। दरअसल महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी एक चिट्ठी लिखी है और उसमें ये मांग की है कि निजामुद्दीन दरगाह की 15 दिन में जांच की जाए, अन्यथा महाराणा प्रताप सेना के लोग निजामुद्दीन दरगाह में गंगाजल छिड़कने का काम करेंगे। वहीं राजवर्धन सिंह परमार ने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि वहां तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। साथ ही दिल्ली के भी कई मुगलिया सड़कों के नाम बदलने की बात कही। सभी साथियों को पता है कि अजमेर दरगाह पर हमने वो किया केस, तो आप सबको पता है कि वो उस पर हमने याचिका भी कर रखी है और सरकार ने उसका जवाब दे दिया है, कमेटी भी गठित हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह क्या कर रही है?
दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह जो है, मेरा यह मानना है कि वो हनुमान जी का मंदिर है। सरकार उसकी जांच करे। 15 दिनों का हम समय दे रहे हैं। हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी को आज एक पत्र लिखा है, जिससे हम जानना चाहते हैं कि निजामुद्दीन दरगाह है या मंदिर है। भारत हिंदुओं का देश है, भारत मुगल आक्रताओं का देश थोड़ी ना है। भारत में मजारों का क्या काम? कुल वल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं उस कुरान की बात कर रहा हूँ। कुरान में कहीं जिक्र नहीं है कि दरगाहें होनी चाहिए। तमाम देश के मुसलमान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम, अल्लाह हम इसके नेक बंदे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको ये पैगंबर मानते हैं, जब उनकी कब्र कच्ची है तो फिर पक्की मजारें आखिर हिंदुस्तान में क्यों? इसका भी जवाब दे सरकार, इसका जवाब दे मुसलमान समाज। कहाँ भाईचारा डिस्ट्रॉय हो रहा है? हमने अजमेर पे किया, कुछ हुआ दंगा फसाद? हमने कहा ना अजमेर दरगाह नहीं मंदिर है, हमने किया और पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं। लेकिन क्या दंगा हुआ वहां? क्या कोई भड़का? लोग चादरें चढ़ा रहे हैं, हम जांच करा रहे हैं। हमने वहां यात्राएं की हैं, 7800 किलोमीटर हम राजस्थान में गए हैं। हमने पब्लिक से ओपिनियन लिया है, 3 लाख फार्म भरवाया है, जिसमें 2,67,000 लोगों ने कहा है कि अजमेर की दरगाह नहीं हमारा मंदिर है। वही तो मैं कह रहा हूँ, भारत संविधान से चलेगा। भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत को संविधान से चलने वाले लोग ही इस देश में रहेंगे। यहाँ कोई भी क्रांतिकारी उग्रवादी इस देश में महाराणा प्रताप सेना के होते हुए नहीं रह सकता। अब बंगाल में जो घटना हो रही है उस पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगने से ही बंगाल के हम तमाम अपने भाई बहनों बुजुर्गों को बचा पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि एक नया देश बनाने की योजना वहां की मुख्यमंत्री कर रही है। महाराणा प्रताप सेना गंगा जल से निजामुद्दीन दरगाह को पवित्र करने का काम करेगी। उसके संबंधित वहां के एसीपी, डीसीपी और कलेक्टर्स को हम चिट्ठी लिखकर वहां अनुमति लेंगे और अनुमति लेने के बाद वहां गंगा जल से शुद्धिकरण करने का काम करेंगे। वहां गायत्री मंत्र का हवन कराएंगे, पूजन कराएंगे। फिर हनुमान जी की प्रतिमा वहां होगी, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि वहां खुदाई उदाई हो तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। शाहजहां रोड का नाम जो है भगवान परशुराम मार्ग होना चाहिए। अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप मार्ग होना चाहिए। फिरोज शाह रोड का नाम भगवान बिरसा मुंडा मार्ग होना चाहिए। इम्तियाज रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि मार्ग होना चाहिए। हिमाऊ रोड का नाम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर मार्ग होना चाहिए। तो हम जितने भी मुद्दों की बात कर रहे हैं, सारे लोग ये जानते हैं। ये देखिए, ये रेखा गुप्ता जी को हमने लेटर लिख दिया है। अभी ये हम इसको जमा करवा रहे हैं उनके ऑफिस में। ऑफिस में जमा होते ही हम इसको आपको भी दे रहे हैं, क्योंकि पहले प्रेस करेंगे उसके बाद ही तो लेटर जाएगा। तो लेटर पे साफ साफ देखिए आप लिखा है, प्रतिष्ठा में माननीय रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री दिल्ली, विषय निजामुद्दीन दरगाह या मंदिर। महोदय, आपको अवगत कराना है कि महाराणा प्रताप सेना यह मांग करती है कि मजार मुक्त भारत एवं दिल्ली में बने इस क्रम में आगे देखते हुए महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार का कहना है कि अजमेर की दरगाह नहीं अपितु तो हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि निजामुद्दीन दरगाह नहीं हमारा पवित्र हनुमान जी का मंदिर है। दिल्ली सरकार इसकी जांच कराए, हम प्रतीक्षा में हैं। डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार। केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पार्टी कार्यालय के बाहर हिरासत में लिया। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां पर हिरासत में लिया, प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर देखिए आप किस तरीके से जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो है गिरफ्तारी हुई है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज ने कहा कि जनता दर्शन में आमजन की समस्याएं सुनी और तत्काल समाधान के निर्देश दिए हैं। डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति तक तेज सेवा, सीधा संवाद और त्वरित समाधान पहुंचाना है। साथ ही आपको बता दें कि जन जन की समस्याओं का समाधान ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग की स्क्रीनिंग पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि बहुत शानदार फिल्म है। जलियांवाला बाग भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई नहीं जानता। इस फिल्म के माध्यम से पूरी सच्चाई सामने लाई गई है। हर किसी को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और भारत के स्वाधीनता संग्राम का एक ऐसा पक्ष जलियांवाला बाग, जिसके बारे में सब जानते हैं लेकिन पूरा नहीं जानते, इस मूवी के माध्यम से उसका ऐसा सच सामने लाया गया है।
और मुझे लगता है कि अक्षय कुमार जी एज यूजुअल बहुत शानदार उनकी एक्टिंग भी है। और धन्यवाद देना चाहता हूं इस मूवी के निर्माताओं को कि भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास का एक अनकहा हुआ सच ये हम सबको सामने लेकर आए हैं। सबको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और कौशिक एन्क्लेव ए के लेकर अगर बात की जाए तो ब्लॉक में हंगामा हुआ और लोगों की शिकायत के बाद में पुलिस की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को पहले भी इस धंधे की शिकायत दी जा चुकी है और शिकायत के बावजूद बुराड़ी थाना पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देर रात स्थानीय लोगों की तरफ से अश्लील हालत में लड़कियों को देखने के बाद पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद 3 महिला और 4 पुरुषों को पुलिस ने बिल्डिंग के अंदर से पकड़ा है। ये कम से कम 4 साल से है और यहाँ पर कई बार कंप्लेंट कर दी गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज का जो हंगामा हुआ वो भी मैं बता देती हूँ। आज से परसों खुद मैं अपने कॉलोनी के लेटर हेड पे कॉलोनी से कुछ महिलाएं कुछ जेंट्स को लेकर गई हूँ, वहाँ एसएचओ को कंप्लेंट भी दी है और उसके बाद आज हम लोग, मैं तो यहाँ पर खुद स्टेशन से बीट ऑफिसर है ये आपके भरत, उनका वेट कर रही थी क्योंकि हमारी कॉलोनी में इसकी सड़ेंद पहुंच चुकी है। फफूंद जो कहते हैं ना, एक सेब सड़ता औरों को भी सड़ा देता है, तो हमारी कॉलोनी में पहुंचे। वो लेडीज क्या करती है, वो अपने फेवर में करती है, बच्चों को और माँ बाप के खिलाफ करती है और फिर वो लड़कियों को गायब करती है, उन्हें बेच धंधे पे लगाना और वो देती है। मैं 100% कह रही हूँ कि आज मेरी उससे बहस हुई है। जब हमने बोला है तो उसने छूटता ही बोला है कि ये हिंदुस्तानी होते ही ऐसे हैं। तो हमने बोला है तो हमने पूछा कहाँ की, उसने छूटता ही बोला है कि मैं बाहर से हूँ, बांग्लादेशी हूँ। हम सबने देखा है निर्वस्त्र महिलाएं पकड़ी गई हैं, निकली हैं, हम सबने देखा है। उसके बाद जो भी पुलिस वगैरह आई है सब आप लोगों के सामने हुआ है। और सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे के अंदर लड़के भी और लड़कियां भी जो है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 इलाके में 2 नाबालिग कार चालकों ने 2 स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि दोनों स्कूटी सवार मौके पर ही घायल हो गए। लोगों ने दोनों नाबालिग कार चालक पकड़ लिया। यह पूरा मामला पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन सख्त कदम उठाने की बात करते हैं, लेकिन एक ताजा मामले में पुलिस के सारे जो दावे हैं वो झूठे साबित हो गए हैं। दरअसल थाना जीटीबी एनक्लेव के MIG फ्लैट के पास से सामने आया है, जहां एक अज्ञात बदमाश ने एक लड़की को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। आशंका जताई जा रही है कि लड़की की उम्र करीब 20 साल के आसपास है। वहीं एडिशनल DCP नेहा यादव ने बताया कि लड़की को करीब 2 गोली मारी गई हैं, जिससे कि लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी तक लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के CCTV कैमरे खंगाल रही है, जिससे मृतक लड़की और आरोपी की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच करते हैं। GTB एनक्लेव का एरिया है। अभी बॉडी देख के लग रहा है 20 साल की उम्र होगी लड़की की और बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई अभी तक। मौके पे क्राइम टीम जी FSL भी आ चुकी है। कौन सा इलाका है? ये GTB एनक्लेव का इलाका है। मैम कितने शॉट गोली मारी होंगी वहाँ पे? गन शॉट मेन तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन 2 गोलियां दिख रही है। उम्र कितनी होगी मैम लड़की की? अराउंड 20 साल लग रही है लड़की की। इस समय की वारदात है। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में खाली जंगल में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में काम में जुट गई। बता दें कि मिली जानकारी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है, जबकि इस आग में 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। तो दमकल की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दमकल विभाग के कर्मचारी कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस आगजनी में जो है किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है, और लेकिन बताया जा रहा है कि इस आगजनी में 2 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। तो कितने बजे की कॉल थी, क्या घटना की जानकारी आपको? 3:45 की कॉल थी और हमें फैक्ट्री फायर की कॉल मिली थी, लेकिन यहाँ आके पता चला तो कूड़े कबाड़े की कॉल है और इसमें लगभग 2000 गज का एरिया इन्वॉल्व है और हमारी 7 गाड़ियां अभी मौके पे काम कर रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।